नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज कैसा लग रहा है? यानी नववर्ष की सभी को दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे नए साल क्या 6 दिन बीत चुके हैं। देखो पता भी नहीं चलता कि साल कितनी जल्दी गुजर जाता है। 2024 भी इसी तरह मनाया था, लेकिन खुशियां तो तब होती हैं जब आपके पास आपका लक्ष्य होना चाहिए। नए साल तो आते रहते हैं, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, लेकिन खुशी तो तब है जब आपके हाथ में आपका लक्ष्य होता है, जब आपका लक्ष्य आपको क्लियर होता है। आपने 2025 में कोई रिजोल्यूशन लिया होगा कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये लक्ष्य पाना है, ये गोल करना है। तो यकीनन मानिए 2026 का जब नया साल आए तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बिना बात खुशी मना रहे हैं, बिना बात कि आपको कोई दिल में कुछ अलग ही उमड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी 2026 जब नया साल आए तो उससे पहले आपके पास आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, वो आपको ज्यादा बेहतर पता है। बस मैं तो यह है कि मैं उस पर आपको चलना सिखा सकता हूं। बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में सिर्फ कुछ नहीं है। मैं आपको चलना सिखा सकता हूं। मैं आपको, जैसे कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, मां उन्हें चलना सिखाती है, ठीक है, उंगली पकड़ के। तो यही बात है, लेकिन पैरों पर तो बच्चे को ही खड़ा होना होता है ना। तो कुल मिला के सार कहानी का यही है कि जब नया साल आता है तो खुशी किसी बात की नहीं, बल्कि खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आपका लक्ष्य आपने पा लिया और आप अब पूरी तरह सेटल हो चुके हैं। यानी आप अपने दिल से ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, कि भाई जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया। अब वो चाहे कोई इंसान हो सकता है, चाहे वो आपका पद हो सकता है, चाहे प्रतिष्ठा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अभी तो खैर पद की बात कर लेते हैं। तो एक बात मैं बताने वाला था आपको, जैसे कि कल मैं एक कोट पढ़ रहा था। वो कोट शायद आप पर और आपकी जनरेशन पर बहुत अच्छा सेट बैठेगा। जैसे क्या है, एक शेर है कि ख्वाब तो ऐसा है कि वो मेरा हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो मेरा नहीं हो सकता। तो यकीनन मानिए कि इस नए साल में आप जो ख्वाब बनाकर बैठे हैं, ख्वाब बुनकर बैठे हैं, उनको पाने में की हकीकत में बदलने के लिए आपको संघर्ष तो, मेहनत तो करना होगा। बस इतना सा ही है। बहुत से लोग ख्वाब तो देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पाने की हकीकत में नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खैर, तो आज इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमने करा दिया है 6 पार्ट में, और 6 पार्ट से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पार्ट अब बचा नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट को जितना होना था वो हो गया। लेकिन आज हम हाई कोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जुडिशरी का सेकंड चैप्टर है ये। पहला चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट। तो हमने जैसे बताया था आपको कि हम जब न्यायपालिका पढ़ाएंगे पॉलिटी में, तो इंडियन पॉलिटी सभी डालेंगे यहां पर, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में मैं आपको न्यायपालिका पढ़ा रहा था, न्यायपालिका, जुडिशरी। और न्यायपालिका में 2 पार्ट मैंने पढ़ाए थे, जिसमें से दूसरा पार्ट आज पढ़ाने वाला हूं। पहला पार्ट मैं पूरा करा चुका हूं। तो पहला है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ओके। और दूसरा है हाई कोर्ट, जिसे आप उच्च न्यायालय भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरा हो चुका है, यानी इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन जितना मेरा से हो सकता था उतना मैंने कराया। और आपके कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा बनते भी हैं। तो इसलिए, क्योंकि हमारी जुडिशरी की टॉप बॉडी जो है, तो टॉप बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा होता है हाई कोर्ट। आज हम हाई कोर्ट पे फोकस करने वाले हैं, यानी ये इसको कहते हैं उच्च न्यायालय। यह है आपका उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का परिचय बताइए सर। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, उनमें कितने कितने जज हैं, कौन सा सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, कौन सा सबसे छोटा हाई कोर्ट है। यानी आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फैक्ट टू फैक्ट पूछे जाते हैं। केवल फैक्ट टू फैक्ट, ज्यादा इस पे गहन अध्ययन नहीं करना, केवल ऊपर ऊपर से, यानी परिचय को ऊपर ऊपर से देख लेना है कि भाई इसमें क्या होता है, कैसी प्रोसेस होती है, लाइक दैट। और जब आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ ही लिया है तो हाई कोर्ट को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो हाई कोर्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज से सभी डालेंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय जो होता है, यानी हाई कोर्ट इसको कहते हैं हम। कभी कभी घरों में मजाक के समय यह हो जाता है कि जैसे कि जब घरों में सब लोग बैठे होते हैं तो घरों में क्या होता है, एक हाई कमान होता है। क्या होता है? एक हाई कमान। हाई कमान का मतलब है कि आपके पिताजी एक हाई कोर्ट की भूमिका की तरह कार्य करते हैं। लेकिन आपके घर में जो ग्रैंडफादर और जो ग्रैंड मदर होती हैं,
जो आपके पिताजी के भी पिताजी हैं रिश्ते में, वो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करते हैं। तो आपके घर से ही उठा लेते हैं कोई मुद्दा, जैसे कि हाई कोर्ट जब कोई बयान करता है हमारे संविधान में, आपको पता है कि आप जिस स्टेट से होंगे वहां पर एक बॉडी काम करती है, टॉप बॉडी, जिसको कहते हैं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का मतलब होता है कि राज्य की न्यायिक प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, राज्य के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी जो टॉप बॉडी है, जो यूनिट है, वो हाई कोर्ट होती है। राज्य में इससे सबसे बड़ा टॉप बॉडी कोई होता ही नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट से भी ऊपर एक बॉडी काम करती है जिसको कहते हैं भारत की टॉप बॉडी, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो आपके घर में हाई कमान होता है, हाई कमान पिताजी को कहते हैं अक्सर। उनके फैसले आपको कभी कभी हजम हो जाते हैं और कभी कभी हजम नहीं होते। ये हकीकत है, ये हर घर की कहानी है। तो जब पिताजी का फैसला आता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत फैसला ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये फैसला ठीक नहीं है, ये तो मेरे फेवर में नहीं है, और ये कहानी हकीकत में भी होती है। तो हाई कोर्ट का जब आपको फैसला पसंद नहीं आता, तभी तो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं, दादाजी की तरफ जाते हैं। तो ग्रैंडफादर से अपनी जब बातें बताते हैं तो ग्रैंडफादर आपकी बात को समझते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि वही पापा पिताजी के फैसले को लागू कर देते हैं, कभी कभी वो पिताजी के फैसले को पलट सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है, वो तो टॉप बॉडी है, वो तो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकती है। लेकिन आज हम जो हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं वो केवल एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर स्टेट नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों की बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले डालेंगे हम परिचय के रूप में इंट्रोडक्शन क्या है इसका, क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन आप सभी को पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन, तो आप इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको देख सकते हैं कि कैसे काम करेगा। देखिए, हाई कोर्ट को कह सकते हैं कि हम राज्य के न्यायिक प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई और भारत के संविधान की एकीकृत न्याय प्रणाली, जिसे आप इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कहते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि टॉप बॉडी का फैसला सभी आने वाली निचली बॉडियों को मान्य होता है, जो निचले निकाय होते हैं उन सभी को मान्य होता है, वो होता है एकीकृत न्याय प्रणाली। हमारे भारत के संविधान में जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम दे रखा है, उस इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम में राज्य के न्यायिक प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई हाई कोर्ट होती है और उसका फैसला सभी अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालयों को मान्य होता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करती है। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं पहले। तो इंट्रोडक्शन में आप पहला पॉइंट बना सकते हैं और पहले पॉइंट में आप डाल लीजिए कि भारत के संविधान की एकीकृत प्रणाली में, भारत के संविधान की एकीकृत न्यायिक प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट से नीचे यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन एवं सभी अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर एक बॉडी काम करती है जिसको कहते हैं हाई कोर्ट। दूसरी बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो दूसरा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि राज्य के न्यायिक प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई हाई कोर्ट होती है। आपको पता है कि आप जिस राज्य से हैं, जैसे कि आप राजस्थान से होंगे, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई केरल से होगा, कोई तमिलनाडु से होगा, कोई अरुणाचल से होगा। तो यहां जो बच्चा क्लास ले रहा है या जो मैं अपनी आंखों से दुनिया को देख रहा हूं, वो हर राज्य से कोई ना कोई यहां पर बसा हुआ है, और जिस राज्य से वो आता है उस राज्य की जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे टॉप बॉडी है वो हाई कोर्ट होती है। यानी न्याय से संबंधित जो भी फैसला होता है वो उस राज्य की टॉप बॉडी करती है, उसका नाम है हाई कोर्ट। तो आप लिख सकते हैं कि राज्य के न्यायिक प्रशासन की सबसे बड़ा निकाय को कहते हैं बॉडी, सबसे बड़ा निकाय या सबसे बड़ी संस्था क्या हो सकती है? हाई कोर्ट हो सकती है। चलिए, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा भारत का हाई कोर्ट है
भारत का हाईकोर्ट नहीं होता, भारत में हाईकोर्ट होता है। क्योंकि भारत का हाईकोर्ट कैसे आ जाएगा, भारत का तो सुप्रीम कोर्ट होता है। हाँ, भारत में जो राज्य दे रखा है, जो 28 राज्य दे रखे हैं, जो 8 यूटी दे रखी हैं, उनमें जो हाईकोर्ट काम कर रहा है, तो हम भारत में हाईकोर्टों की बात करें, भारत में हाईकोर्ट यानी भारत के संविधान में इनकी जगह जो है, ये संविधान के भाग 6 में आते हैं बच्चों, संविधान के भाग 6 में आते हैं। और अनुच्छेद आता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 124 आर्टिकल है। क्या है? 124। यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट आता है 124 आर्टिकल में, आपको इतना याद रखना है। लेकिन जब हाईकोर्ट की बात होती है तो इस एक को 2 और 4 के बीच में लगा देना है, तो यह बन जाएगा आपका 214। यानी 214 आर्टिकल भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का प्रावधान करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद में आता है 214 से लेके 231। ये हमारे भारत में जो हाई कोर्ट है, भारत के संविधान में जो हाई कोर्ट है, वो संविधान के भाग 6 में आते हैं और अनुच्छेद 214 से लेके 213 में आते हैं। और ये था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन तो आप समझ ही गए होंगे सभी, इतना सा इंट्रोडक्शन है, ज्यादा बड़ा कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। ओके, अब आते हैं इसके जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अच्छा, हाईकोर्ट की बात करें तो हमारे भारत में अंग्रेजों के समय में जो न्याय प्रणाली काम करती थी, चाहे वो भ्रष्ट थी, चाहे वो ईमानदार थी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे भारत के संविधान में जो अंग्रेजों के शासन के समय जो न्यायिक प्रणाली काम कर रही थी, उस न्यायिक प्रणाली ने भारत में हाईकोर्टों की स्थापना की। और हमारे भारत में पहले 3 हाईकोर्टों की स्थापना हुई थी 1862 में, जिसमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास। और आप सभी को पता है कि अंग्रेजों के समय जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था बच्चों, तब उस समय ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने हाईकोर्टों की स्थापना की और 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास 3 हाईकोर्ट बने। तो चलिए सबसे पहली बात थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसको कह सकते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या आ सकता है, जैसे आप सभी को पता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के समय जब अंग्रेज की सरकार भारत में काम कर रही थी, जिसे भारत को अंग्रेजों का गुलाम कहते थे, लोग यहां पर अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजी सरकार यहां काम कर रही थी महारानी विक्टोरिया के सानिध्य में। तो उस समय अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी जो बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 1862 में 3 हाईकोर्टों की स्थापना की थी। तो चलिए यहां पर लिख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन के समय, औपनिवेशिक शासन के समय अंग्रेजी सरकार ने तीन प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी में जैसे कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की थी, हाई कोर्ट की स्थापना की। तो ये क्या है आपका, ये पहले 3 हाई कोर्ट थे हमारे भारत में। यदि जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कहता हूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब की गई थी, कलकत्ता में कब की गई थी, 1774 में, जब अंग्रेजी सरकार के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, आप सभी को पता है, जिसे भारत का उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। तो ऐसे ही भारत में 3 हाईकोर्टों की स्थापना 1862 में की गई। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ये फैक्ट है कि उस समय पूछा जा सकता है कि भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना के क्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो आपसे पूछेगा वो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके की कोई भी कोताही ना बरतें, क्योंकि
एग्जाम में वो क्रम पूछ सकता है। कल यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ, तो यूजीसी नेट के एग्जाम में भी कई प्रकार के क्रम पूछे गए हैं। और आपको पता है यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ये आने वाला एक क्वेश्चन भी था। बिल्कुल, हाईकोर्टों की स्थापना को लेकर उसने आरोही क्रम पूछ लिया, यानी छोटे, यानी सबसे पहली स्थापना किसकी हुई, यानी छोटे से बड़े की तरफ उसने क्रम पूछा है यूजीसी नेट के पेपर में। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया होगा यूजीसी नेट का, वो इस बात से भली बाकी वाकिफ है। हालांकि उसका पेपर ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन होता है, तो बच्चे कुछ क्वेश्चन भूल जाते हैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के। ऑनलाइन एग्जाम की बस यही थोड़ी बहुत कमी रहती है कि जैसे आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, आपके सामने क्वेश्चन है, वो केवल आप ही को पता है कि आपके सामने क्या क्वेश्चन आया है। अब जैसे आप बाहर डिस्कस करना भी चाहते हो ना, तो आपको करीबन 150-200 में से कम से 2-3 क्वेश्चन याद रहते हैं बस, कि मैंने स्क्रीन पे क्या देखा था। आपने देखा होगा ऑनलाइन एग्जाम के समय बाहर जो बच्चे सेंटर से बाहर आते हैं वो कोई डिस्कस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन आया था। ऑनलाइन एग्जाम की ये सबसे बड़ी कमी है, बच्चे डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है कि पर्चा मिल जाता है उनको, उस पर्चे को लेकर वो एग्जाम हॉल के बाहर बैठ जाते हैं, सेंटर के बाहर निकलकर बात कर लेते हैं, घर पे जाकर अपने दोस्तों से, अपने कलीग से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता। और इसका फायदा यह है कि इतने हजारों लाखों पेड़ जो कटते हैं, उससे जो कागज बनता है, जो लुगदी बनती है, उसकी बचत हो जाती है। तो कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। तो 3 हाईकोर्ट स्थापना हुई, लेकिन एक चौथा हाईकोर्ट था 1866 में जिसकी स्थापना की गई, उसका नाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो आप लिख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1866 में, 1866 में की गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी। ये हमारे भारत में स्थापित होने वाला अंग्रेजी शासन के समय चौथा हाईकोर्ट है। कौन सा है? चौथा। वेरी गुड। तो यहां तक आप क्लियर हो चुके हैं। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रह चुकी है हमारे भारत की, जिसमें हाईकोर्ट उस समय स्थापित हो रहे थे, बन रहे थे, स्ट्रक्चर बन रहा था, गठन हो रहा था, जो भी था। आज हम बात करते हैं, जैसे अब बात करते हैं दिल्ली की। आपको पता है दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट यानी दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1966 में। कब की गई थी? 1966 में। यह चौथा हाईकोर्ट बना था हमारे भारत में, दिल्ली हाईकोर्ट 1966 में। और आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में 8 यूटी हैं बच्चों। कितनी? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 यूनियन टेरिटरी में से दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक अलग हाईकोर्ट है। बाकी आप 7 यूटी को उठा लीजिए, 7 यूटी का कोई ना कहीं ज्वाइंट हाईकोर्ट है। ज्वाइंट का मतलब होता है, अभी बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आज हमारे भारत में कुल 25 न्यायालय हैं। कितने हैं? टोटल 25 हाईकोर्ट हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। और लेटेस्ट बनने वाला, पहले 24 हाई कोर्ट थे, लेकिन अभी जो 25वां हाई कोर्ट बना था 2019 में, वो ये बना था। आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के समय, अभी भी 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल को हटाया, और 370 आर्टिकल हटाने के बाद जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी बन गए थे। क्या बन गए थे? यूटी। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक अलग हाईकोर्ट की स्थापना की गई, जिसे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो 25वां जो हाईकोर्ट है हमारे भारत में, वो जम्मू कश्मीर वाला था, और जिसकी स्थापना भारत में की गई 2019 में। तो आप लिख सकते हैं कि 25वां, यानी 24 हाईकोर्ट तो हमारे पहले थे, 24 हाईकोर्ट तो हमारे पहले थे, लेकिन जो दूसरा, जो एक हाईकोर्ट और जुड़ गया था, उसका नाम है, तो आप लिख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत
इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए, इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, की स्थापना की गई। ओके, तो देखिए, और याद रखना लद्दाख का एक अलग हाईकोर्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी हैं, दोनों को मिलाकर एक हाईकोर्ट बनाया गया जिसे कहते हैं जॉइंट हाईकोर्ट। क्या कहते हैं? जॉइंट हाईकोर्ट। और ऐसे दो ही यूटी नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे राज्य हैं और कई सारी यूटी हैं जो मिलकर आज जॉइंट हाईकोर्ट का निर्माण करती हैं, जॉइंट हाईकोर्ट के जुडिक्शन में काम करती हैं। ऐसी एक नहीं है, जैसे कि पंजाब हरियाणा, दो राज्यों का एक हाईकोर्ट है। महाराष्ट्र में दमन दीव का भी हाईकोर्ट आता है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, 25 हाईकोर्ट तो ही है, 24 + 1 तो 25 हाईकोर्ट हो गए। और 25वां हाईकोर्ट कौन सा था? आप सभी को पता ही है, 2019 में बना था। अच्छा, हाईकोर्ट का गठन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट कौन गठन करता है, इसकी बात करें तो संसद को अधिकार है कि वह भारत में एक किसी भी राज्य या किसी भी यूटी के लिए एक नया हाईकोर्ट बना सकती है। ये हाईकोर्ट का ही अधिकार नहीं है कि वो हाईकोर्ट बना दे, ये जजों का अधिकार नहीं है कि वो हाईकोर्ट बना दे। हां, किसी भी हाईकोर्ट या किसी भी जुडिशरी की संरचना में न्यायाधीश मिलकर ही उस जुडिशरी को पूरा करते हैं, लेकिन उस जुडिशरी की स्थापना में संसद का पूरा हाथ होता है। चलिए एक बार जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट काम करता है। आपको पता है, आपको नहीं पता, लेकिन आप जान लीजिएगा। हमारे भारत में 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 काम करता है बच्चों। क्या काम करता है? 1956। और ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी आया है, मैं आपको बता दूं, लेकिन किसी और तरीके से आया है। तो ये अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, यह एक ही प्रावधान की बात नहीं करता, इसमें कई सारे प्रावधान है। भाषा को लेकर भी है कि 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 भाषा के आधार पर राज्यों को गठित भी करता है। और दूसरा प्रावधान इसमें यह है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना भी यही प्रावधान करता है। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक आर्टिकल काम करता है 214। आर्टिकल 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय होगा, एक अलग उच्च न्यायालय होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये जब हमारा संविधान बना था 1950, यानी उस समय के मैं 1950 की बात कर रहा हूं बच्चों। तो 1950 के समय क्या था, 1950 में जब संविधान लागू हो चुका था, बन चुका था, चारों तरफ खुशियां उमड़ रही थी, कोई दुखी हो रहा था तो कोई खुश हो रहा था। तो उस समय 1950 के संविधान में, 1949 के संविधान में आर्टिकल 214 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग हाईकोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, यह लिखा गया है। लेकिन 1950 का संविधान तो ऐसे कह रहा है कि भाई एक राज्य तो एक हाईकोर्ट। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे भारत में आज 28 राज्य काम कर रहे हैं। कितने? 28 राज्य। लेकिन हाईकोर्ट कितने हैं? 25। अब सर ये कैसे हो गया? ये तो इस आर्टिकल का उल्लंघन हो गया। क्या हो गया? उल्लंघन हो गया कि आपने बोला कि एक राज्य का एक हाईकोर्ट होता है। अब इस भारत में तो 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों का तो 28 हाईकोर्ट होनी चाहिए। ये 25 कैसे आ गया? बस यही बात हमको समझने की है। यानी भारत के संविधान में 1956 में नेहरू जी की सरकार के समय एक अमेंडमेंट किया जाता है जिसका नाम है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। तो इसके बाद एक अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट का नाम था 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956। यह अधिनियम 1956 यह कहता है कि एक राज्य का एक हाईकोर्ट तो है, वो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संसद ने इस अधिनियम में क्या बात कही, एक बार जान लेते हैं। वो यह कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह एक या 2 से अधिक राज्यों के लिए
या एक राज्य या किसी एक केंद्र शासित प्रदेश को साथ मिलाकर एक जॉइंट हाईकोर्ट की स्थापना भी कर सकता है। अब पूरा स्टेटमेंट समझ में आया? नहीं आया, लेकिन अब रुकिए एक बार। तो चलिए, तो 1956 में 6 साल के बाद, संविधान के लागू होने के 6 साल के बाद एक अमेंडमेंट किया गया और जिसमें यह कहा गया बड़ी धूमधाम से कि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए या मतलब दूसरा ऑप्शन भी है, या एक राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कई केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक जॉइंट हाईकोर्ट, साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। स्थापना की जा सकती है। जॉइंट हाईकोर्ट। अच्छा सुनिए सर, ऐसा क्यों किया गया? क्या इस आर्टिकल में कोई कमी थी क्या कि भाई यदि हम हर राज्य के लिए, हर यूटी के लिए, यदि आज हम हर राज्य और हर यूटी के लिए एक अलग हाईकोर्ट बना भी देते हैं तो इसमें हमें क्या आपत्ति है? सरकार को क्या तकलीफ है? बल्कि इससे तो अच्छा भी हो जाएगा कि भाई अपनी अपनी यूटी के लोग अपनी अपनी जुडिशरी में जाएंगे और न्याय करवा लेंगे, जिससे समय की बचत भी होगी और लोगों को सहूलियत भी हो जाएगी। लेकिन जॉइंट हाईकोर्ट बनाने से तो और दिक्कतें हो जाती हैं। देखिए सुनिए, जॉइंट हाईकोर्ट बनाने से मैं मानता हूं कि फायदे ज्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। जैसे देखो, कोई भी होता है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं बच्चों। मान लो हेड भी है तो टेल भी है। कोई भी चीज इस दुनिया में, चाहे वो इंसान है चाहे कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु के 2 पहलू होते हैं तो इंसान में भी कमियां और खूबियां दोनों होती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह ये तो मैच्योर हो गया। कोई इंसान यदि अपने आप को मैच्योर कहता है तो वो ये दावा करता है कि वो मैच्योर नहीं है। सीरियसली, क्योंकि मैच्योरिटी बोली नहीं जाती बच्चों, मैच्योरिटी को दिखाया जाता है। यदि मैं मैच्योर हूं तो आप मुझे देख के ये बोलोगे कि सर बहुत मैच्योर है। और मैच्योरिटी एक उम्र के साथ आती है। मैच्योरिटी किसी के द्वारा दिया गया कोई उपहार या कोई गिफ्ट नहीं है कि आपने ये रख ली। मैं एक चली बात पे कह रहा हूं, हालांकि ये हाईकोर्ट की बात नहीं है, लेकिन मैं चली बात पे कह रहा हूं। आज के टाइम पे लोग मैच्योरिटी को शो ऑफ कर रहे हैं। वो सुकरात के एक सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, पर सुकरात का एक सिद्धांत है आकृति विद्या का सिद्धांत। उसके आधार पर यदि मैच्योरिटी आप में काम करती है, हालांकि वो आपको समझने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि जॉइंट हाईकोर्ट जो था, चलो इस टॉपिक पे आ जाते हैं। जॉइंट हाईकोर्ट को अलग अलग बनाने का या इनका जोड़ने का फायदा नुकसान क्या है? मैं ये मानता हूं कि हमारे भारत में जॉइंट हाईकोर्ट जो काम कर रही हैं, इसके फायदे बहुत हैं, नुकसान बहुत कम है। जैसे सर अलग अलग बना देते तो क्या तकलीफ हो जाती? भाई 2800 हाईकोर्ट बन जाती और 8 यूटी की बन जाती, तो टोटल कितने हो जाते? 36। तो 36 हाईकोर्ट हो जाती हैं और क्या होता? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, मान लिया, लेकिन ऐसे होने पर सरकार को ज्यादा बर्डन पड़ेगा। देखिए अभी क्या है, इसके लिए एग्जांपल सेट करते हैं। पंजाब और हरियाणा, आप सभी को पता है पंजाब एवं हरियाणा के लिए एक हाईकोर्ट काम करता है, जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बोला जाता है। आप सभी को पता है ना, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। दूसरी बात करें तो जैसे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का हाईकोर्ट दमन दीव के लोगों को न्याय भी देता है। दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव जो हैं, इन तीनों 2 यूटी और महाराष्ट्र को मिला दें तो इनका एक हाईकोर्ट काम करता है आज हमारे भारत में। जैसे कि एक है आपका दादरा नागर हवेली, दादरा नागरा हवेली एवं दमन दीव एवं दमन दीव एवं दमन दीव एवं महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, बंबई हाईकोर्ट एवं बंबई हाईकोर्ट।
यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जो हाईकोर्ट है वो महाराष्ट्र का भी हाईकोर्ट है और साथ ही साथ एक यूटी का भी हाईकोर्ट है। तो इसका मतलब ये होता है जॉइंट हाईकोर्ट। और इसमें एक राज्य और जुड़ जाए या एक यूटी और जुड़ जाए तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मैंने पहले ही लिखा है कि 2 या 2 से अधिक, तो 2 भी हो सकते हैं और उससे तीसरा भी हो सकता है। चलिए, एक है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय, जिसमें 2 यूटी एक साथ काम कर रही हैं। तो एक एग्जांपल क्या है? एक एग्जांपल है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय, लद्दाख यूटी हाईकोर्ट। देखो, मैंने कितने सारे एग्जांपल आपको बता दिए कि ऐसे ऐसे काम कर रहा है। जैसे कि मद्रास हाईकोर्ट है। अब मद्रास जो हाईकोर्ट है, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु का हाईकोर्ट के साथ साथ वह अंडमान निकोबार का भी हाईकोर्ट है। तो ऐसे कई सारे यूटी और कई सारे राज्यों से मिलकर बना एक हाईकोर्ट काम कर रहा है, जिसे जॉइंट हाईकोर्ट कहते हैं, और ये 1956 के अधिनियम के तहत काम करता है। चलिए, और आपको पता है कि अभी यूपीपीसीएस के एग्जाम में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन आया था, जिसमें यह पूछा गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन किया जाता है वो किस अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। तो आपको बता दूं, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 ये वायदा करता है लोगों से, संविधान से, कि इसमें भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक, जो भाषाई अल्पसंख्यक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए ये अलग राज्य की स्थापना का भी प्रावधान करता है। तो ये यूपीपीसीएस 2024 के एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आया था। एक तो इससे जुड़ा था और एक ये प्रावधान है। चलिए, तो यहां तक आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि पूरे तरीके से छोटी मोटी फैक्चुअल बातें हैं, इनको आप समझते रहेंगे तो आने वाले पेपर में आपको ज्यादा सहूलियत होगी, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो। और मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट के पेपर में, कल की पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो पॉलिटी का पोर्शन है वो बहुत ईजी आया है, बहुत ईजी। फैक्ट टू फैक्ट आर्टिकल पूछे हैं भाई। हाँ, पॉलिटी में कुछ पेपर, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिन पे दिमाग लगाना बहुत लाजमी था। जैसे कि लोकतंत्र से आया था, लोकतांत्रिक सिस्टम से आया था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए, कल यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान में लोक नियोजन में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप बता सकते हैं मुझे कि भारत के संविधान में लोक नियोजन की अफसर की समानता कहां दी गई है? आर्टिकल 16 में, जो कि मूल अधिकार में दी गई है। चलिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन हां, ये मत सोचना कि यूजीसी नेट का पेपर इतना इजी आ गया है। लेवल तो देखो हमेशा रहता है, पेपर में कुछ क्वेश्चन सरल हैं तो कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। पेपर का जो लेवल होता है वो एक हमेशा बरकरार रहता है। अब मैं ये नहीं कहता कि पटवारी के पेपर को आप यूपीएससी का पेपर समझ लो, ये तो नहीं हो सकता। तो भारत में जो पेपर बन रहे हैं वो अपने लेवल के हिसाब से बनते हैं। आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जाते हैं तो आप वैसा ही फील करते हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वैसा फील करेंगे, आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां का लेवल अलग होता है। हर बात का लेवल अलग है। जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम और यूजीसी नेट में क्या फर्क है? यूपीएससी का एग्जाम ओवरऑल सारी सब्जेक्टों को कवर करके चलता है, यानी सारी सब्जेक्टों की नॉलेज आपको, फंडामेंटल, बेसिक और एडवांस नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। यूजीसी नेट में क्या है कि आपको एक ही सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए, तो यहां तक की दिक्कत। अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताने वाला था कि सर जॉइंट हाई कोर्ट के क्या फायदे हैं। देखो, जॉइंट हाई कोर्ट के बच्चों फायदे कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दादर नागर हवेली है। अब देखें, मैं एक एग्जांपल सेट कर देता हूं आपके सामने। जैसे दादरा नागरा हवेली, दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव है, एवं दमन दीव है। अब और एक है आपका महाराष्ट्र। आप बोलेंगे सर इसको महाराष्ट्र में ही क्यों मिलाया गया? जो महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई कोर्ट है वहां पे इसको क्यों मिलाया गया? क्या इसके लिए अलग हाई कोर्ट नहीं बन सकता था? देखिए, इसके पीछे बच्चों एक फैक्ट काम करता है। आप सभी को पता है कि राज्य की जनसंख्या क्या होती है, मतलब राज्य में कितनी जनसंख्या काम कर रही है। देखो, हर राज्य की अलग अलग जनसंख्या है। हर राज्य की अलग अलग जनसंख्या। नींद नहीं आ रही मुझे एक्चुअली, मैं बस थोड़ा सुबह सुबह, देखो सर्दी सर्दी का माहौल होता है,
अब आप लोग तो आराम से अपने ब्लैंकेट में बैठ के मोबाइल देख के क्लास ले लेते हैं, पर मैं आपके लिए यहाँ भी आते हैं, तो फर्क होता है इन चीज़ों में। और सोने का कम टाइम मिलता है, तो इस वजह से थोड़ा सा सुस्ती कभी आई जाती है, और आनी भी चाहिए। ये तो खैर हमारी एक प्राकृतिक आदत है, यदि कोई इंसान रोबोट तो नहीं हो सकता ना। तो जैसा कि बताया जाता है कि महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो इस यूटी को भी कवर करके चलता है। क्यों? देखें, हर राज्य की जनसंख्या बच्चों अलग अलग होती है। राजस्थान की जनसंख्या अलग है तो यूपी की अलग है, तो केरल की अलग है तो तमिलनाडु की भी अलग है। समान जनसंख्या वाले राज्य यहां पर नहीं है। चलिए, जब राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होती है तो उस राज्य की जनसंख्या को, उसके क्राइटेरिया को, उसके क्षेत्रफल को देखते हुए वहां पे हाईकोर्ट बनाई जाती है या नहीं बनाई जाती। जैसे कि दादर नागर हवेली है, यूटी है, एक टापू की तरह है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो वहां की जनसंख्या महाराष्ट्र की तुलना में कम है। अब वहां पर यदि अलग से हाईकोर्ट बना दिया जाएगा तो वहां पे जजों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, फिर उन जजों को सैलरी देनी पड़ेगी, फिर फाइलों के पैसे, यानी कुल मिला के आर्थिक बजट जो है उस पर भार आ जाएगा। और सरकार, केंद्र सरकार अपने आर्थिक बजट को भार को कम करने के लिए सोचती है कि भाई मान लो 25,000 लोग हैं, तो 25,000 लोगों के न्याय के लिए हम एक अलग हाईकोर्ट क्यों बनाएं, उनको महाराष्ट्र में ही डाल दें, क्योंकि महाराष्ट्र की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। तो यदि महाराष्ट्र की जनसंख्या में 25,000 लोगों के क्षेत्र अधिकार जुड़ जाएंगे तो इससे बंबई हाईकोर्ट पे कोई बर्डन नहीं आएगा। बस ये वाली बात है कि समय को देखते हुए और पैसे को देखते हुए केंद्र सरकार जो क्या काम करती है वो साझा हाईकोर्ट भी बना सकती है। बस इतना सा फैक्ट है, इसको जान लें कि जैसे कि मान लो पुडुचेरी है, अब पुडुचेरी की जनसंख्या कितनी सी होगी, तो पुडुचेरी को, यूटी को एक राज्य के हाईकोर्ट में डाल दिया कि भाई उसमें डाल दो, चलो ठीक है। अंडमान निकोबार है, कितनी जनसंख्या होगी, क्षेत्रफल भी इतना नहीं है, तो जनसंख्या कितनी होगी, तो उस हिसाब से इसको एक जॉइंट हाईकोर्ट में डाल दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि राजस्थान बड़े बड़े जनसंख्या वाले, बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों का एक हाईकोर्ट बना दे, यह नहीं हो सकता। हां, क्योंकि इससे हाईकोर्ट पर भार बढ़ेगा और भार बढ़ने पर जुडिक्शन नहीं हो पाएगा, न्याय नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये थी कहानी। अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 214, तो सभी डालेंगे। इसको हटाई देते हैं हम। अनुच्छेद 214। अरे कहीं ऐसा ना करना कि हमें सुस्ती आ रही हो और आप भी सुस्त पड़ जाएं, आप सुस्त नहीं पड़ना है आपको। आर्टिकल 214 क्या कहता है? ये हमारे हाई कोर्ट का सबसे पहला आर्टिकल है। ये वो भारत में उच्च न्यायालयों का गठन करता है, और भारत में उच्च न्यायालयों के गठन के लिए न्यायाधीशों का होना बहुत जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना, उसके गठन के लिए, उसकी संरचना के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या को डाला जाता है। तो आप लिख सकते हैं यह अनुच्छेद, इस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार क्या होता है कि इसमें हाई कोर्ट की संरचना, उसका गठन या उसका निर्माण आता है। क्या आता है? निर्माण। और एक हाईकोर्ट का गठन तब होता है जब उसमें जज आपस में मिलकर काम करते हैं। तो लिख सकते हैं आप इसमें कि भारत के उच्च न्यायालयों का, भारत के उच्च न्यायालय में, भारत के उच्च न्यायालयों में, भारत के उच्च न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं, एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब कहीं यह मत सोचना, मुझसे यह आशा मत करना कि मैं आपको हर हाई कोर्ट में जजों की संख्या बताऊंगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताया था कि भाई 1950 जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी वो 8 थी, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। धीरे धीरे 10 हुई, 13 हो गई, 17 हो गई, 25 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 34 हो गई। तो आज हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश काम कर रहे हैं, सहित मुख्य न्यायाधीश। लेकिन मैं आपसे ये, मतलब आप मुझसे ये आशा मत करना कि अब मैं हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की संख्या को बताऊंगा, क्योंकि बेटा हमारे भारत में जो भारत की उच्च न्यायालय है उसमें 25 हाईकोर्ट काम कर रही है, और 25 हाईकोर्टों में
जजों की संख्या क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, और जानना भी क्यों है? क्यों जानना है बताइए? कहते हैं, एक बच्चा कहता है कि सर कंपटीशन में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो क्या छोड़ना है वो ये छोड़ना है। कुछ ऐसे होते हैं, किसी को ऐसा कीड़ा होता है कि वो सारी चीज पढ़ लेना चाहता है, जबकि आपसे कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा। यदि आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे अदर स्टेट के बारे में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। यदि आप सेंटर का भी एग्जाम दे रहे हैं ना, और ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, तो यूं मान लेना कि कोई उड़ता तीर आ गया, बस जैसे उड़ता तीर ले लेते हैं ना कई बच्चे हाथ में, तो उड़ता तीर आ गया, इतना मान लेना। बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यदि आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, मान लो राजस्थान में है तो आरएएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरएएस में कभी यह नहीं पूछा जाएगा कि केरल के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बताओ। पहली बात तो हां, वो राजस्थान के लिए पूछ सकता है, यह बात मैं मान सकता हूं, लेकिन वो केरल की नहीं पूछेगा। अब राजस्थान का बच्चा है, राजस्थान का एग्जाम दे रहा है, तो राजस्थान जीके तो उसकी अच्छी होगी, वैसे भी अच्छी नहीं तो एवरेज होगी, तो राजस्थान को लेकर तो उसको सारे फैक्ट याद ही होंगे। लेकिन केरल को लेकर याद क्यों करेगा भाई वो? लेकिन यदि वो सेंटर का एग्जाम दे रहा है, एसएससी का दे रहा है, सीडीएस दे रहा है, एनडीए दे रहा है, यूपीएससी दे रहा है, या नेट का एग्जाम दे रहा है, कुछ भी दे रहा है भाई, उसमें भी ये चीजें नहीं पूछी जाती। चलिए, और आ जाए तो मान लेना कि कोई उड़ता तीर आ गया है, वहां संभाल लेना थोड़ा सा। लेकिन हां, अब भारत के उच्च न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, यह बात तो फिक्स है। तो लिखेंगे हालांकि हालांकि भारत के सभी उच्च न्यायालयों में हालांकि भारत के सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है। न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है। भिन्न भिन्न पाई जाती है, समझे? भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि सर आप संख्या बता दो। जैसे कि हाँ, कुछ संख्या बता सकता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में ऐसे हाईकोर्ट का नाम बताइए जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, या ऐसे हाईकोर्ट का नाम बताइए जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे कम और सबसे ज्यादा, बस इससे ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए एक बार लिख भी देते हैं उसको। तो आपको पता है कि इसमें एक फैक्ट काम करता है, जैसे क्या काम करता है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत में, यह बता देता हूं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आर्टिकल 214 में यदि वो आपको न्यायाधीशों की संख्या को लेकर पूछेगा तो वो यही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। या ये पूछ लेगा कि आर्टिकल 214 क्या कहता है। तो 214 भारत में हाईकोर्टों की स्थापना करता है। क्या करता है? भारत में हाईकोर्टों की संरचना बताता है, गठन, निर्माण या उसकी स्थापना बताता है। बस इतनी सी बात है बच्चों, इससे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में, लिखेंगे कि सबसे कम न्यायाधीशों वाला सबसे कम न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय कौन सा हो सकता है? गुवाहाटी हाईकोर्ट। कौन सा है? गुवाहाटी हाईकोर्ट, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 3 कितनी है? टोटल 3, एक मुख्य न्यायाधीश है और 2 अन्य न्यायाधीश है। तो लिख सकते हैं, तो इसमें आता है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट जिसमें न्यायाधीशों की संख्या केवल और केवल 3 काम कर रही है, और 3 जिसमें 1 + 2, और इसको कह सकते हैं चीफ जस्टिस एंड जस्टिस, ये काम कर रहे हैं इसमें। चलिए उसके अलावा बात करें तो सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला हाईकोर्ट, सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला हाईकोर्ट, न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय कौन सा हो सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। कौन सा है? इलाहाबाद। तो आप ले सकते हैं जो यूपी में है,
इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप जजों की संख्या देखेंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। 58 जज काम कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कितने? 58, जिसमें 1 + 57 जज है, और एक कौन है? चीफ जस्टिस और एंड जस्टिस। इसमें काम कर रहा है चीफ जस्टिस एंड जस्टिस। समझे? देखिए 58, सुप्रीम कोर्ट में तो फिर भी 34 हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो यूपी का हाई कोर्ट है, जो यूपी राज्य की सबसे बड़ी टॉप बॉडी है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। 58 जज काम कर रहे हैं। और भैया होने क्यों नहीं चाहिए? यूपी का क्षेत्रफल तो चलो बड़ा ही है, लेकिन इसमें जनसंख्या कितनी है? 76 जिले हैं। अभी 76वां जिला बन चुका है कुंभ नगरी वाला, आपको बता दूं मैं, जहां पर कुंभ मेला लग रहा है, वो अभी यूपी का नया जिला बन चुका है कुंभ नगरी नाम से। तो 58 जज काम कर रहे हैं। भाई यूपी की पॉपुलेशन देखिए आपने कितनी है? 27 करोड़। कितनी? 27 करोड़। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 22 करोड़। पाकिस्तान पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान की जनसंख्या है 22 करोड़, 23 करोड़, और वही यूपी की जनसंख्या उससे ज्यादा, मतलब जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतनी भारत के एक राज्य की जनसंख्या है। और बताओ फिर भी पाकिस्तान पता नहीं किस बात पे फल फूल रहा है, मतलब इन द सेंस बड़ बोला, जैसे कहते हैं ना, बड़ बोला। उनके ना पास उनकी इकोनॉमी है, ना उनके पास कोई अपनी स्पेस साइंस है, ना उनके पास कोई अपनी टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास कोई अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है। सारा करप्ट सिस्टम काम करता है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पता नहीं घमंड किस बात का है उनको। भारत में सब कुछ होते हुए भी भारत में आज के लोग कहीं हद तक नरम हैं। हाँ देखो, भारत का बड़बोला होना बनता है, क्योंकि भारत के पास वो बहुत कुछ है जो जब देखो आजादी के समय दोनों ही देश एक समान थे, बराबर थे, चाहे आर्थिक स्थिति में, चाहे सामाजिक स्थिति में, चाहे राजनीतिक स्थिति में, चाहे किसी भी स्थिति में ले लें। और 3 स्थिति होती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन ले लें, इकोनॉमिक सिचुएशन ले लें, और सोशल सिचुएशन। तीनों में ही दोनों देश एक जैसे थे। लेकिन आज 75 साल हो गए, 76 सालों में आज हमारा भारत कहां पहुंच चुका है? कहते ना कि पाकिस्तान के झंडे पर चांद है, और भारत चांद पर पहुंच चुका है, और भारत का झंडा चांद पर है। तो झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा होना, दोनों में बात फर्क होता है। तो आज 58 न्यायाधीश काम कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बहुत अच्छे। अभी कोर्ट पढ़ रहा था मैं कि पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है, जो उनका एक बजट होता है, वो हमारे भारत के एक बिजनेसमैन के बराबर है। मतलब रतन टाटा का ऐसा लिया था या मुकेश अंबानी का लिया था, इतनी ही इकोनॉमी है मतलब। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट। ये यहां से 2 चीज पूछी जा सकती है बस आपसे, अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या आपसे नहीं पूछेगा वो। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 216 की तरफ, जिसमें हम चलते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर। वेरी गुड। चलिए, और हां एक कोट आप जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शायद बताना भूल गया हूंगा, लेकिन आप लिख लीजिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में लिख लीजिए एक बार। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, यहां पे नहीं तो यहां लिख लीजिए। चलिए, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा यूटीज, ऐसा यूटी ऐसा यूटी जिसका स्वयं का अलग उच्च न्यायालय, अलग उच्च न्यायालय है, जिसका स्वयं का अलग हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली हाई कोर्ट। डेफिनेटली, यानी दिल्ली एक ऐसा हाई कोर्ट है जो ना तो किसी स्टेट को शेयर करता है और ना ही किसी यूटी को शेयर करता है, बल्कि खुद का ही हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 216 की तरफ। कभी कभी किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है।
तो एक शेर है इसके ऊपर। देखो जो भी है आपके जीवन में कहीं ना कहीं, देखो कुछ लोग कहते हैं कि मैं भाग्य नहीं मानता, मैं किस्मत नहीं मानता, मैं मेहनत को मानता हूं। अच्छी बात है, आप मेहनत को मानते हैं और मेहनत करते भी हैं और मेहनत पर बिलीव करते हैं। आई लव दैट। बट आपको यह जानना है कि हमारे जीवन में कहीं ना किसी टर्न पर, किसी ना किसी मोड़ पर किस्मत भी कहीं हद तक साथ देती है। आपको पता है कभी कभी अचानक आपके साथ वो चीजें हो जाती हैं जो आपको कभी एक्सपेक्ट नहीं था। वो क्या है? क्योंकि वो चीजें आप पे किस्मत में लिखी थी। तो एक शेर है बहुत अच्छा, जो भी किस्मत में आपके पास है वो तो होकर ही रहेगा। जैसे कि एक छोटा सा एक शब्द है कि संघर्ष की बात करें, ठीक है। अब किसी को सरकारी नौकरी के संघर्ष में जूझना था, तो वो एक किस्मत का टर्न था, जो आप उस टर्न में आए, आपने प्रवेश किया। अब यहां से आप कब निकलोगे वो आप पर डिपेंड करता है। तो बस ये दुख भरा कोई स्टोरी नहीं है, ये आपके लिए खुशी का माहौल भी हो सकता है कि आप पे प्रयास तो कर रहे हैं कम से कम। कुछ लोग तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं सच में। जैसे एक ख्वाब और उस ख्वाब को पाने में, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आर्टिकल 216 में न्यायाधीशों की नियुक्ति को डाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब कुछ बच्चे यहीं से क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं कि सर न्यायाधीशों की नियुक्ति में तो कॉलेजियम प्रणाली आती है। जी बिल्कुल आती है, मना किसने नहीं किया। न्यायाधीशों की नियुक्ति एक बच्चे ने, जब काफी टाइम पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो साझा सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हो सकता? भाई साझा सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा बताइए? क्या भारत और पाकिस्तान का एक सुप्रीम कोर्ट काम करेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट तो किसी एक देश का ही होता है ना। तो साझा सुप्रीम कोर्ट की बात कहां से आ गई? भाई सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है कि किसी भी देश के जुडिशियल सिस्टम की सबसे टॉप बॉडी। ओके। अब जब वो साझा सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो किसी दूसरे देश के लिए काम करेगा ना, तभी तो जॉइंट बनेगा। और दूसरे देश में जाना, दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट को अपने क्षेत्र में ले लेना, यह हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि वहां की भी तो कोई सरकार है ना। वहां की सरकार कैसे परमिशन दे देगी? जैसे कल को पाकिस्तान ये बोल दे कि भाई हमारे देश का सिस्टम आप ही चलाइए, जुडिशियल सिस्टम, तो फिर जाके साझा सुप्रीम कोर्ट हो सकती है। लेकिन जब तक पाकिस्तान की सरकार चाहेगी नहीं, या किसी अन्य देश की सरकार नहीं चाहती कि आप हमारे जुडिशियल सिस्टम को चलाइए, तब तक हम इसे साझा सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते। तो ज्वाइंट सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता संविधान में, और ना ही व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में। अब बढ़ते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखो बच्चों, पहले हम बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति में पहला जो एक स्टेप आएगा, देखिए, तो आर्टिकल 216 में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैसे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस बात को लिख लीजिए पहले। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो और चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो। दूसरी बात करें इसमें हम, अच्छा सिस्टम क्या होता है? देखिए, इसकी हम बात कर लेते हैं पहले, तो फिर आगे बात करेंगे। देखिए, तो आपको पता है जैसे मुझे हाई कोर्ट में किसी एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, मान लीजिए अभी आपको पता है अभी अरुणाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। वो कैसे की गई है? तो ये एक सेम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि भाई अरुणाचल का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, या महाराष्ट्र का अलग है, या यूपी का अलग, राजस्थान का अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे हाई कोर्टों के जस्टिस, जो चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति एक जैसे की जाती है, वो है कॉलेजियम प्रणाली से। आइए, तो जैसे मुझे हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है,
सही है। तो चलिए, तो पहले मैं बात कर लेता हूं कि यदि मुझे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति बच्चों 3 लोगों से सलाह करता है। पहला करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से। किससे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से। भारत के मुख्य न्यायाधीश सलाह करेगा। यदि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। उसके बाद 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों से, कितने? सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों से बात करेगा जो सीनियर लेवल के जज होते हैं। तो 4 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से बात करेगा। उसके अलावा उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से। किससे? गवर्नर, जिसे बोलते हैं आप स्टेट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, राज्य का राज्यपाल। तो यहां पर करेगा संबंधित राज्य के राज्यपाल से, यह बात मैंने क्यों लिखी है कि उसी राज्य का राज्यपाल होना चाहिए, इसलिए जैसे कि राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो ऐसा नहीं है कि केरल के गवर्नर से पूछा जाएगा, क्योंकि केरल के गवर्नर को क्या पता भाई कि वहां का जुडिशियल सिस्टम क्या है, समझे ना। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूं कि संबंधित राज्य के राज्यपाल, 4 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और भारत का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। चलिए, तो बहुत अच्छे, यानी कुल मिला के आप मेरी बात को समझ चुके हैं। तो ये थी कॉलेजियम प्रणाली। लेकिन आप पूछेंगे सर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो ठीक है भाई, आपने चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर दी, लेकिन हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय सर कैसे की जाती है? चलिए इसकी बात भी जान लेते हैं एक बार हम। हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो देखिए कैसे होता है। देखिए बच्चों, इसमें कुछ लोग और होते हैं, जैसे कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय अब किसी भी हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा। किससे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो आप लिख सकते हैं कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्लस भारत का मुख्य न्यायाधीश और कौन होगा? उस संबंधित राज्य का राज्यपाल। यह भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो उसका राज्यपाल होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये 3 लोगों के परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर देता है। चलिए, तो ये थी आपकी कॉलेजियम प्रणाली, जो मैंने आपको भली भांति इससे परिचित करा दिया। तो ये बात याद रखना, न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय आर्टिकल 217 का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सर एक हाईकोर्ट की तो ये हो गई, कभी कभी क्वेश्चन, यदि आपकी किस्मत ज्यादा ही खराब है, भगवान ने तय कर रखा है कि भाई आपको लगने देना ही नहीं है, या सरकार ये चाहती है कि ये बच्चा लगे ही ना, क्योंकि पद बहुत कम है ना भाई, पद मान लीजिए 20 पद है और 20 पे आ गए 20 लाख फॉर्म, तो पेपर का लेवल क्या होगा आपको पता है? पेपर का लेवल ऐसा होगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, माथे से पसीना लगाएगा, सर्दियों में गर्मी अलग लगेगी और नींद उड़ेगी वो अलग, और पेन काम नहीं करेगा आपका। हाँ,
ये लेवल आएगा एग्जाम का, क्योंकि 20 पद हैं, 20 लाख फॉर्म है, लेने 20 हैं, लेने 20 हैं, तो कैसे करेंगे भाई। अब जैसे कि ये मान लो चलो 500 जगह हैं, तो 500 जगह पर मान लो 5 लाख फॉर्म या 10 लाख फॉर्म आ गए, क्या करोगे आप। तो पेपर का लेवल कैसा होगा। यूपीएससी अपने पेपर को इसलिए ही टफ बनाती है क्योंकि हमारे देश में, आज भी बताऊं, सिविल सर्वेंट की बहुत कमी है बच्चों। हमारे देश में सिविल सर्वेंट की हमेशा कमी रहती है, हमेशा ही रहती है। लेकिन आज तो फिर 2014 से लगभग नरेंद्र मोदी सरकार के समय सिविल सर्वेंटों के लेके, यूपीएससी के पद को लेके काफी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस सरकार के समय आपको बता दूं मैं, कांग्रेस सरकार के समय यूपीएससी में जो पद होते थे ना, वो 600-700 आते थे। तो शुक्र मनाइए, आज कम से कम 1300-1200 के लगभग यूपीएससी में पद पहुंच चुके हैं। यूपीएससी में आज जो पद हैं, पदों की संख्या है, वो लगभग 600 से बढ़कर 1200 की तरफ हो चुकी, लगभग दुगनी हो चुकी है। जबकि मुझे पता है कि कांग्रेस सरकार के समय यूपीएससी में 600 से 700 पद आया करते थे बस। उनमें क्या होता है, अब 600 में वैसे भी आईएएस कितने बनेंगे, 150, दैट्स इट। 150 के लिए कितने 1 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, वो सोचिए। तो पेपर का लेवल ऑटोमेटिक टफ हो जाता है वहां पर। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये बनेगा, सरकार ने ठान लिया कि नहीं लगने देना, तो क्या बनेगा कि ज्वाइंट हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त होता है। ये सवाल है। देखो, ज्वाइंट हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी उसी तरीके से होगा जैसे कि भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, 4 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे और उन दोनों संबंधित राज्यों के राज्यपाल से पूछा जाएगा, दैट्स इट। बस यहां पर चेंज आ जाएगा, भाई ये तो सेम रहेगा, ज्वाइंट हाई कोर्ट है, क्योंकि ज्वाइंट हाई कोर्ट में जो क्षेत्र आता है, जैसे कि महाराष्ट्र है और दमनदीव है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल से और दमनदीव के उपराज्यपाल से पूछा जाएगा, दोनों से पूछे जाने के बाद ये दोनों तो होंगे, और यहां पर आएगा दोनों राज्यों के राज्यपालों से परामर्श लेने के बाद ही राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। यह केवल तब होगा जब ज्वाइंट हाई कोर्ट है। चलिए, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, बहुत अच्छे। अब आते हैं आर्टिकल 217 सब क्लॉज 1। देखिए, एक होता है आपका अनुच्छेद 217 सब क्लॉज 1। बच्चों, तो आर्टिकल 217 है ना, ये दो प्रकार से काम करता है, सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 में आता है न्यायाधीशों की योग्यताएं, उसके पद की योग्यताएं कि भाई न्यायाधीश कौन बन सकता है, और सब क्लॉज 2 में आता है कार्यकाल, बस। चलिए, भले आप चाहो तो इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हो उसको। आप बोलोगे सर डायरेक्ट लिखा दिया आपने, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 217। अब अनुच्छेद 217 में लाइन टेढ़ी हो गई। देखिए, तो एक है आपका अनुच्छेद, एक अनुच्छेद है 217 सब क्लॉज 1, और एक है आपका अनुच्छेद 217 सब क्लॉज 2। मैं यही पढ़ा देता हूं ताकि यही फिनिश हो जाएगा एक ही बोर्ड पर, मतलब एक ही पेज पर अपने, ठीक है। तो सब क्लॉज 2, आर्टिकल 217 जो सब क्लॉज 1 है, यह बात करता है न्यायाधीशों के योग्यताओं को लेकर। तो आप लिख सकते हैं न्यायाधीश पद की योग्यता, न्यायाधीश पद की योग्यताएं। अब न्यायाधीश पद की योग्यताएं कैसी होती हैं, क्या मैं जज बन सकता हूं कभी, क्या आप जज बन सकते हैं कभी हाई कोर्ट में, तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो देख लेते हैं, पता चल जाएगा अभी। तो देखिए, इसकी पहली शर्त होती है बच्चों कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि हर संविधान में हर पहलू पर दे रखी है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहली शर्त है। इसकी दूसरी शर्त क्या काम करती है, दूसरी शर्त यह है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उसे हाई कोर्ट में 10 वर्ष अधिवक्ता रहना होगा। क्या रहना होगा, 10 वर्ष एडवोकेट के रूप में काम करना होगा हाई कोर्ट में। तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी उच्च न्यायालय में, मतलब जरूरी नहीं है कि उस राज्य से ही हो, किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष
10 वर्ष के रूप में 10 वर्ष 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में, अधिवक्ता यानी एडवोकेट, अधिवक्ता के रूप में सेवा कर चुका हो, या प्रतिष्ठित न्यायवादी हो, या क्या हो, प्रतिष्ठित न्यायवादी। प्रतिष्ठित न्यायवादी, प्रतिष्ठित न्यायवादी बता चुका हूं, जैसे कि मान लो लॉ का प्रोफेसर है, लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो ऐसी कोई बात भी हो सकती है, वहां पे वो हो सकता है। जैसे अच्छा जूरिस्ट है, अच्छा संविधान को पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे लोग भी वहां हो सकते हैं। प्रतिष्ठित न्यायवादी और किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष उसने एडवोकेट की सेवा दे रखी हो और भारत का नागरिक हो। ओके, तो ये थे आपके योग्यता, जो योग्यता को लेके आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए 10 वर्ष, ये फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे, बस इस पे थोड़ा हाईलाइट अपने आप को रखना है, ठीक है। ओके, एक आता है अनुच्छेद आर्टिकल सब क्लॉज 2 में, 217 सब क्लॉज 2 में, इसमें बच्चों कार्यकाल की बात की जाती है, और कार्यकाल देखिए यानी टेन्योर, ये होता है कार्यकाल, टेन्योर। और कार्यकाल की मैं आपसे बात करूंगा तो कार्यकाल यानी टेन्योर, अच्छा क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब होती है तो वे अपनी 65 वर्ष तक की आयु पर रिटायर हो जाते हैं या तक रहते हैं, एक ही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, लेकिन गलती से भी कुछ बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह इतना भी पता नहीं लगा पाते, इतना भी सोच नहीं पाते कि हाईकोर्ट में 65 नहीं है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु केवल और केवल 62 वर्ष है। 3 साल कम कर दीजिए, 3 साल कम कर दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले खबर चली थी कि संसद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 से 65 बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन अभी खबर थी और सच खबर थी ये, लेकिन अभी अधिनियम पास नहीं हुआ है। तो ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि संसद अधिनियम पास ना कर दे और राष्ट्रपति अपनी सहमति ना दे दे, क्योंकि संसद को अधिकार है कि वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, उनके वेतन भत्ते, उनको मिलने वाली सुविधाएं और उनकी संख्या को कम या ज्यादा कर सकती है। तो कार्यकाल में आप लिख सकते हैं 62 वर्ष, कितनी, 62 ईयर्स। बासठ वर्ष तक की आयु, 62 वर्ष तक की आयु तक, बस इतना लिख दिया काफी है। दूसरी बात करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर आएगा पद रिक्तता की स्थिति। क्या आएगी, पद रिक्तता की स्थिति, कि सर आप मुझे यह बताइए कि पद रिक्त कब हो सकता है। अरे पद रिक्त कब हो सकता है बच्चों, या तो खुद त्याग पत्र दे दे या उसको हटा दिया जाए, दो ही स्थिति है। मृत्यु, अब ये मत कहना कि सर मृत्यु हो जाए, अरे मृत्यु पर तो देखो ये स्वाभाविक है, उसको ना भी लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मृत्यु पर तो सबको जाना ही है, मृत्यु के बाद तो कोई काम करेगा थोड़ी, वो तो चला जाएगा अपने परिवार अपनी सेवाओं को छोड़कर, सब कुछ यहीं रखे, यहीं यहीं के यहीं रखा रह जाता है। तो मृत्यु मत लिखो, वो सब जानते हैं कि मृत्यु के दौरान तो कोई ना कोई पद खाली होता ही है, उसको लिखने की बात ही नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं कि वो जीवित रहते हुए भी अपने पद से कब बर्खास्त हो सकता है, देखिए तो इसकी कंडीशन है बच्चों, पहली तो ये है कि पहली जैसे मानी जाती है, पहली ये हो सकती है कि वह स्वयं त्यागपत्र दे दे अपना, स्वयं त्यागपत्र दिए जाने पर। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एक, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश ही क्यों नहीं हो, कोई भी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, किसको देता है, राष्ट्रपति को। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र केवल और केवल किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, केवल और केवल प्रेसिडेंट को देता है। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं हम, इनका आता है महाभियोग। मैंने आपको बताया था हमारे भारत के संविधान में केवल 4 पद ऐसे हैं
4 पद जिनके खिलाफ हम महाभियोग लाकर उन्हें पद से बर्खास्त कर सकते हैं। तो पहला है भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 61। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, उनके खिलाफ भी महाभियोग ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो महाभियोग है, महाभियोग वो आर्टिकल आता है 124 सब क्लॉज 4 में, और ये आता है 217 सब क्लॉज 2 में। ओके, उसके बाद आता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एक संवैधानिक बॉडी और संवैधानिक पद है। हाँ, जो भारत की आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करता है उसे बोलते हैं कैग। इसके खिलाफ भी महाभियोग लाकर इसे हटाया जा सकता है। और चौथा पद है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, समझे, निर्वाचन आयोग। तो उनमें से ये वाला भी है। तो आप लिख सकते हैं कि महाभियोग लाकर, संसद द्वारा महाभियोग लाकर, संसद द्वारा महाभियोग लाकर न्यायाधीशों को बर्खास्त किया जा सकता है। न्यायाधीशों को बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त किया जा सकता है। जैसे अभी आपको पता है कि संसद ने, यानी संसद की अपोजिशन, संसद में जो अपोजिशन है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था, जो कि विफल हो गया है, पास नहीं हो पाया बच्चों, तो भूल जाइए, वो नहीं हटेंगे। यानी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ संसद में इंपीचमेंट प्रोसेस लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, और अभी शायद वो संसद में ही है मेरे हिसाब से। यदि पास हो भी गया तब भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वो न्यायाधीश को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। ये संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई ऐसी नहीं कि राजनीति है सरे, तो नहीं। जब कोई भी न्यायाधीश संविधान का उल्लंघन करे, अपराधी के साथ बदतमीजी से बात करे, मतलब संविधान का कदाचार करे और अपने व्यवहार से भी कदाचार करता है, तो उसे महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। कोई अलग से कोई टिप्पणी नहीं है, अलग से कोई प्रावधान नहीं है कि इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया है। बहुत अच्छे। तो ये थे आपके कार्यकाल के बारे में और ये थी योग्यताओं के बारे में। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा यहां पे। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 219 की तरफ, जो कि शपथ और वेतन और भत्ते की बात करता है। ओके, तो लिखेंगे आर्टिकल 219। आज 2 घंटे की क्लास है आपकी, बता दूं मैं आपको। हाँ, तो प्लीज आप चाहें तो 1-1 घंटे की ब्रेक लेकर ऐसे 1 घंटे की क्लास कवर कर ली, उसके बाद चाय वगैरह पी ली, ठीक है, और चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, 5-10 मिनट का या फिर 15 मिनट का या आधे घंटे का गैप लेने के बाद फिर दूसरी 1 घंटे की क्लास और लगा लेना, तो 2 घंटे आपके ऐसे हो जाएंगे, या फिर आधा घंटे के अंतराल में देख लेना, समझे। वेरी गुड। तो अब आते हैं अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 यह कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते और शपथ, तो लिख सकते हैं इसमें आती हैं वेतन, भत्ते एवं शपथ। तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो शपथ है वह उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाता है। आपको याद रखना है, कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि राज्यपाल शपथ दिलवा रहा है तो राज्यपाल ही नियुक्ति करता है। नहीं बच्चों, जो भारत का राष्ट्रपति है वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति का मतलब होता है सिग्नेचर, अपॉइंटमेंट लेटर, कि भैया उस पे लास्ट पे सिग्नेचर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो शपथ का काम होता है, हाई कोर्ट का शपथ का काम होता है, वह राज्यपाल दिलवाता है, ना कि राष्ट्रपति। तो इस बात को लिख लीजिएगा आप एक बार। उच्च न्यायालय, आपकी अरुणाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है, उत्तराखंड में भी की गई है, वहां पे उन राज्यों के राज्यपालों ने शपथ दिलवाई है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। उस राज्य से संबंधित राज्यपाल, उस राज्य से
संबंधित राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है, दिलवाई जाती है। तो यह था शपथ की बात। राष्ट्रपति नहीं आता, राष्ट्रपति नियुक्ति में आता है, शपथ राज्यपाल में आता है। अब आते हैं वेतन भत्ते। इतनी बात याद रखना कि 2018 के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों का वेतन बढ़ा है। 18 से पहले इनका वेतन केवल 90,000 रुपए हुआ करता था प्रति माह, 90,000। आज हाईकोर्ट के, किसी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है करीबन 2,50,000 होता है प्रति माह। तो आप लिख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2018 के बाद से, 2018 के बाद से कितना है, 2.50 लाख प्रति माह, यानी हर महीने 2.50 लाख रुपए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मिलते हैं। उतना ही वेतन इनको मिलता है मुख्य न्यायाधीश को। और दूसरी बात करें तो अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलता है, अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है हाईकोर्ट में वो 2.30 लाख, कितना, 2.30 लाख रुपए मिलता है, यानी 20,000 रुपए कम प्रति माह, 20,000 रुपए कम मिलता है इनको। ठीक है, चलिए, तो 2.50 लाख वेतन मैंने कहीं बताया था। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों को मिलने वाला वेतन, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2.80 लाख रुपए। कितना, 2.80 लाख रुपए, करीबन 3 लाख रुपए हो जाते हैं। सर वेतन तो ऐसा है कि मुंह में पानी आ जाए हैं? बेटा देखो, सुनो, आप ये सोच रहे हो ना कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश क्या कमाता है, 3 लाख रुपए हैं, हम तो 3 लाख तो पता नहीं कौन कमा ले। भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो कमाता है, क्या 3 लाख आपकी छोटी है? मैं आपको बता दूं, ये सेविंग तो सेव है, ये सेविंग तो सेव है। ऊपर से जो पद है उसका सम्मान देखो, उनकी प्रतिष्ठा देखो, उनकी पावर देखो, उनकी पावर देखो आप जजेस की, और इनको मिलने वाले भत्ते देखो आप। इनको इंटरनेट सुविधा मिलती है, इनको आवासीय सुविधा मिलती है, इनको बंगला, गाड़ी, मतलब क्या क्या नहीं मिलता, आप सोचिए। तो करीबन मैं ये, यदि इनके पूरे बजट को मिला लिया जाए ना, एक न्यायाधीश के बजट को, तो मैं बता रहा हूं कि 30 लाख से कम नहीं बैठेगा जी। क्यों? क्योंकि यदि इनके बंगले में कोई पार्क भी है तो पार्क में पेड़ की कटाई करने वाला भी चपरासी लगा हुआ है, उसकी भी तनख्वाह है। इनकी रसोई खाने में खाने बनाने वाले का भी एक अलग मैश होता है, अलग स्टाफ होता है, उसकी अलग हायरिंग होती है, जिसे बावर्ची खाना बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं है शाही ठाट बाट से रहते हैं। तो कुल मिला के यदि एक महीने का टोटल बजट में इनका बैठाऊं ना, सबकी फोन कॉल को लेके, पेट्रोल को लेके, गाड़ी सुविधा, सब कुछ को लेके, पूरे घर का मेंटेनेंस को लेके, तो मैं बता रहा हूं 30 से 40 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं लोग। बिल्कुल ये फैक्ट है, आप चाहे माने ना माने। आप लगा लो ना, घर का मेंटेनेंस का खर्चा देख ले, कोई घर 1-2 कमरे का तो नहीं हो सकता ना, कितना बड़ा होता है। तो कुल मिला के ये वही चीज होती है कि आप देखो 30 से 50 लाख भारत में बता रहा हूं मैं तो आपको, जो किसी को भारत में शायद इतना किसी को नहीं मिलता होगा। हाँ खैर, जो इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े, उनको मिलता होगा जरूर, लेकिन इतना वेतन शायद किसी का नहीं होगा। तो 219 आर्टिकल में वेतन और भत्ते की बात हमने कही थी आपसे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आर्टिकल 222 की तरफ। चलो 223 आर्टिकल पर पढ़ाऊंगा, फिर 222। ये थोड़ा उल्टा चलेगा बच्चों, है ना, तो घबराना नहीं है आपको, बस इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। अपने कमरे की दीवारों पर चिपका लीजिएगा कि भाई ये आर्टिकल ये कहता है, तभी आर्टिकल याद होंगे। मैं सही बता रहा हूं, आर्टिकल याद करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा, बच्चों की बहुत बड़ी चिंता है, और इस चिंता का मैं सम्मान करता हूं, मजाक नहीं समझता। क्योंकि जब मैं उस दौर में था, जब आईपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था, तब भी मुझे आर्टिकल्स बहुत कम याद होते थे। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी वो कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार हम 223 आर्टिकल की बात कर लेते हैं, जो कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है, यानी इसे बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। यही कर लेते हैं, चलिए। चलिए, इस आर्टिकल के बाद क्लास ऑफ कर देंगे हम, ताकि आप भी बोलेंगे सर बहुत काफी टाइम हो गया। चलिए, इस क्लास के बाद तो अनुच्छेद 223 आर्टिकल में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 223 ये कहता है कि भारत का, यानी
कि भारत का जो फोन आ रहा था इसलिए देख रहे थे, इधर फोन को बंद करना पड़ेगा। अनुच्छेद 223 की बात करें तो अनुच्छेद 223 कहता है सेवानिवृत्ति की बात। क्या कहता है? सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति नहीं कह सकते, एक्टिंग कह सकते हैं इसे। जैसे एक्टिंग में क्या होता है, सेवानिवृत्ति 224 में आती है बच्चों, सॉरी 223 की बात करें। देखो अब मैं भी देखो मैं आज ये स्थिति है कि आज आर्टिकल्स को भी मैनेज करना पड़ता है। हाँ, तो मजाक मत करिएगा अपने साथ, अरे आर्टिकल 2 चुटकी में कर लेंगे ना, नहीं। दिमाग में कहीं भी कोई भी चीज अनबैलेंस हो गई तो कहीं का आर्टिकल कहीं घुस जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 223, तो ये कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। तो आप लिख सकते हैं कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात। देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आपको पता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के समय था, सुप्रीम कोर्ट में यह आर्टिकल 125 में आता है। किस में आता है? 125 में। और यहां पर आता है 223 आर्टिकल में। तो ऐसे तुलना करके पढ़ें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश में यह बात कही जाती है कि यदि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारण से अपने पद पर अनुपस्थित है तो भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। बस इतनी सी बात है। तो लिख दीजिए इसमें कि यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अपने पद पर अनुपस्थित है तो भारत का राष्ट्रपति मतलब कॉलेजियम प्रोसेस ही करता है सारी चीजें। भारत का राष्ट्रपति वरिष्ठ न्यायाधीश को, वरिष्ठतम यानी सीनियर जज को, वरिष्ठतम न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। बस इतनी सी बात है और वरिष्ठ को ही करेगा। आप सभी को पता है कि सीनियरिटी लेवल जो है वही सुपर मानी जाती है और हमारी न्यायपालिका की भाषा में कहा जाता है कि योग्यता को नहीं बल्कि वरिष्ठता को प्रमाणिक माना जाएगा। चाहे कोई भी जज कितनी योग्य क्यों ना हो, यदि वो वरिष्ठ है तो ही बनाया जाएगा, योग्यता नहीं देखी जाती। हमारी जुडिशरी में योग्यता को सेकंड चॉइस पे रखा जाता है और वरिष्ठता को और सीनियरिटी को पहले नंबर पर रखा जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अभी के लिए स्टॉप कर देते हैं। आप भी परेशान हो गए होंगे, सर क्या कर रहे हो, आप तो 3 घंटे पढ़ा दोगे, इसमें क्या, कुछ हमारा भी तो ख्याल करो। तो चलिए आपका ख्याल कर लिया, इतना ही क्लास है। आप चाहे तो इसे 1 घंटे आधे घंटे के गैप में देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगा के बैठ गए अब तो मैं पूरा देख कर रहूंगा, नहीं। अपने माइंड को जितना कंफर्टेबल बनाएंगे पढ़ाई के हिसाब से उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कठोर मत बनिए, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर कि ये करना है तो अरे हाँ करना है, मान लिया मैंने, लेकिन उसको समय सीमा के अंदर एक तय कर लीजिए कि मुझे इस समय सीमा के अंदर ये चीज करनी है तो करनी है बस। ऐसा नहीं कि पूरे दिन लेके बैठे हैं कि आज तो मैं 10 घंटे पढ़ के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे, ऐसा नहीं करना। अपने आप को कठोर नहीं बनाना, क्योंकि कठोर चीजें जल्दी नष्ट होती हैं, जल्दी टूटती हैं और नरम चीजों को तोड़ने में ताकत का इस्तेमाल होता है। खैर, तो आप ज्यादा समझदार हैं और अपनी तैयारी में लगे रहिए। और जनवरी का महीना है, ठंड भी काफी पड़ रही है, तो प्लीज ज्यादा हो सके तो, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जाइए, लाइब्रेरी जाइए, जहां पढ़ना है वहां पढ़िए। इस ठंड का बहाना मत बनाइए, क्योंकि ठंड तो आती जाती रहती है। क्या है बेटा, 25 दिन वेस्ट कर दोगे और कुछ नहीं करोगे अपना। तो सर्दियां हैं, लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, लोग ड्यूटी भी जा रहे हैं, लोग मजदूर घर भी बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं रुक रहा है सर्दी की वजह से। बस आप अपने आप को देखें, परखें और फिर जांच करें। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। अभी के लिए इतना ही।
सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एक बार। धन्यवाद।